अध्याय 16। बहुत ठंडा क्रिसमस। तो स्नेप उसकी मदद करने का प्रस्ताव रख रहे थे। वे सचमुच उसकी मदद करने का प्रस्ताव रख रहे थे। अगर तुम मुझसे एक बार और यह सवाल पूछोगे, हैरी ने कहा, तो मैं उस स्प्राउट को तुम्हारी नाक में। मैं तो सिर्फ इसे पक्का कर रहा था, रॉन ने कहा। वे रॉन के घर के किचन में सिंक के पास अकेले खड़े थे और मिसेस वीजली के आदेश पर स्प्राउट्स के पहाड़ को छील रहे थे। सामने खिड़की के पार बर्फ गिर रही थी। हाँ, स्नेप उसकी मदद करने का प्रस्ताव रख रहे थे, हैरी ने कहा। उन्होंने कहा था उन्होंने मेल्फॉय की माँ से उसकी रक्षा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा था उन्होंने अटूट कसम खाई है। अटूट कसम? रॉन ने स्तब्ध दिखते हुए कहा। नहीं, वे नहीं खा सकते। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, हैरी ने कहा। इसका क्या मतलब होता है? अटूट कसम को तोड़ा नहीं जा सकता है। इतना तो मैं भी समझ गया था। अगर इसे कोई तोड़ता है तो क्या होता है? तो वह मर जाता है, रॉन ने कहा। जब मैं 5 साल का था तो फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे अटूट कसम खिलाने की कोशिश की थी। मैं कसम खाने के लिए तैयार हो गया था और फ्रेड का हाथ पकड़े हुए था। तभी डैडी ने हमें देख लिया। वे गुस्से से पागल हो गए। रॉन ने अपनी आंखों में पुरानी याद की चमक के साथ कहा। मैंने सिर्फ तभी डैडी को मम्मी जितने गुस्से में देखा था। फ्रेड का कहना है कि तब से उसका बायां पुट्ठा पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, फ्रेड के बाएं पुट्ठे को छोड़ो। क्या कहा? फ्रेड की आवाज आई और दोनों जुड़वा भाई किचन में दाखिल हो गए। ओ जॉर्ज, इनकी तरफ देखो। वे चाकुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे। मैं 2 महीने में 17 साल का हो जाऊंगा, रॉन ने चिड़चिड़ेपन से कहा। फिर मैं यह काम जादू से करूंगा। लेकिन तब तक, जॉर्ज ने किचन की कुर्सी पर बैठकर टेबल पर अपने पैर रखते हुए कहा, हम तुम लोगों को चाकू का सही इस्तेमाल करते देख सकते हैं। देखो, तुम्हारे कारण मुझसे गड़बड़ हो गई, रॉन गुस्से में बोला और अपने कटे हुए अंगूठे को चूसने लगा। तुम ठहरो तो सही, जब मैं 17 साल का हो जाऊंगा, मुझे यकीन है छोटे भाई कि तब तुम अपनी छिपी हुई जादुई योग्यताओं से हैरान कर दोगे, फ्रेड ने उबासी लेते हुए कहा। और छुपी हुई योग्यताओं की बात आई है रोनाल्ड, जॉर्ज ने कहा। तो हम जिनी से ये क्या सुन रहे हैं? तुम्हारे और एक लड़की के बीच में क्या चल रहा है जिसका नाम, अगर हमारी जानकारी गलत नहीं है तो, लेवेंडर ब्राउन है? रॉन का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया, लेकिन वह स्प्राउट्स की तरफ मुड़ते समय थोड़ा खुश भी दिख रहा था। अपने काम से काम रखो। कितना बढ़िया जवाब दिया, फ्रेड ने कहा। क्या पता तुम इतने अच्छे जवाब कैसे दे लेते हो। नहीं, हम तो यह जानना चाहते थे यह कैसे हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसके साथ कोई दुर्घटना हुई थी? क्या? अच्छा, तो फिर उसका दिमाग कमजोर कैसे हो गया? देखो ध्यान से। रॉन ने स्प्राउट छीलने वाला चाकू फ्रेड को फेंक कर मारा, जिसे फ्रेड ने अपनी छड़ी लहराकर कागज के हवाई जहाज में बदल दिया। दुर्भाग्य से मिसेस वीजली उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी। रॉन, उन्होंने गुस्से से कहा, अगर मैंने दोबारा कभी तुम्हें चाकू फेंकते देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, रॉन ने कहा और स्प्राउट्स के पहाड़ की तरफ मुड़ते समय बाद में धीरे से यह भी जोड़ दिया, मैं आपको देखने नहीं दूंगा। फ्रेड, जॉर्ज, बेटा, मुझे अफसोस है लेकिन आज रात को सीमस आ रहे हैं, इसलिए बिल को भी तुम दोनों के साथ कमरे में रहना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, जॉर्ज ने कहा। चार्ली नहीं आ रहा है, इसलिए हैरी और रॉन अटारी में रह सकते हैं, और अगर फ्लर जिनी के साथ कमरे में रहने को तैयार हो जाती है तो जिनी का क्रिसमस बन जाएगा, फ्रेड बुदबुदाया। तो सभी लोग आराम से रह सकते हैं, कम से कम उन्हें सोने की जगह तो मिल ही जाएगी, मिसेस वीजली ने थोड़ी परेशान दिखते हुए कहा। फ्रेड ने पूछा, पर्सी तो अपना बदसूरत चेहरा नहीं दिखा रहा है? मिसेस वीजली जवाब देने से पहले मुड़ गई। नहीं, वह व्यस्त है, मुझे लगता है मंत्रालय में काफी काम होगा। मिसेस वीजली के किचन से जाने के बाद फ्रेड बोला, वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़े 2 मूर्खों में से एक। अच्छा, तो जॉर्ज, अब चलते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रॉन ने पूछा। क्या तुम इन स्प्राउट्स को छीलने में हमारी मदद नहीं कर सकते? तुम अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर दो तो हम भी आजाद होकर घूम सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, फ्रेड ने गंभीरता से कहा। देखो, जादू के इस्तेमाल किए बिना स्प्राउट छीलने से चरित्र की नींव मजबूत होती है। इससे आपको यह पता चलता है कि मगलुओं और नकारे लोगों के लिए यह काम कितना मुश्किल होता है। और रॉन, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, जॉर्ज ने कागज का हवाई जहाज उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तो तुम्हें उसकी तरफ चाकू नहीं फेंकना चाहिए। बस मुझे यही सलाह देनी थी। हम गांव जा रहे हैं। पेपर शॉप में एक बहुत सुंदर लड़की काम करती है। वह सोचती है कि मेरे ताश के पत्तों का जादू बहुत अच्छा है। उसका मानना है कि यह असली जादू जैसा है।
मूर्ख, रॉन ने कहा जब उसने फ्रेड और जॉर्ज को बर्फ भरे अहाते के पार जाते देखा। उन्हें बस 10 सेकंड लगते और फिर हम भी जा सकते थे। मैं नहीं जा पाता, हैरी ने कहा। मैंने डंबलडोर से वादा किया था कि यहाँ रहते समय मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा। ओह हाँ, रॉन ने कहा। उसने कुछ और स्प्राउट छीलने के बाद कहा, तुम डंबलडोर को स्नेप और मेलफॉय के बीच हुई बातें बताओगे? हाँ, हैरी ने कहा। मैं हर उस व्यक्ति को बताऊंगा जो इसे रोक सके और डंबलडोर का नाम उस सूची में सबसे ऊपर है। मैं तुम्हारे डैडी से भी बात कर सकता हूँ। अफसोस तुम यह नहीं सुन पाए कि मेलफॉय दरअसल क्या कर रहा है। मैं सुन भी नहीं सकता था, यही तो असली बात है। वह स्नेप को भी तो नहीं बता रहा था। एक दो पल के लिए खामोशी छा गई, फिर रॉन बोला, जाहिर है तुम्हें पता है वे लोग क्या कहेंगे। डैडी, डंबलडोर और बाकी सभी लोग। वे कहेंगे कि स्नेप दरअसल मेलफॉय की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे तो बस मेलफॉय के इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी थी, हैरी ने सपाट अंदाज में कहा। कोई भी इतना अच्छा नाटकबाज नहीं हो सकता, स्नेप भी नहीं। हाँ, फिर भी मेरी बात याद रखना, रॉन ने कहा। हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। तुम तो मानते हो ना कि मैं सही हूं, है ना? हाँ, मैं तुम्हें सही मानता हूँ, रॉन ने जल्दी से कहा। सचमुच मैं ऐसा ही मानता हूँ, लेकिन उन सभी को तो भरोसा है कि स्नेप मायापंछी के समूह में है ना? हैरी कुछ नहीं बोला। उसे अभी अभी यह ख्याल आया था कि उसके नए सबूत पर पहली आपत्ति यही होगी। उसे अब हरमाइनी की आवाज सुनाई दे रही थी। जाहिर है हैरी, वे मदद करने का नाटक कर रहे थे ताकि वे मेलफॉय से चोरी से उगलवा सके कि वो क्या कर रहा है। बहरहाल यह विशुद्ध कल्पना थी, क्योंकि उसे हरमाइनी को ये बातें बताने का मौका ही नहीं मिल पाया था। जब तक हैरी स्लगहॉर्न की पार्टी से वापस लौटा था, तब तक हरमाइनी पार्टी से जा चुकी थी। कम से कम गुस्सैल मैगलेगन ने तो उसे यही बताया था। और जब तक वो गुरुद्वार के हॉल में पहुंचा, तब तक वह सोने जा चुकी थी। जब हैरी और रॉन अगले दिन जल्दी ही रॉन के घर के लिए रवाना हुए, तो उसे हरमाइनी से बस हैप्पी क्रिसमस कहने भर का मौका मिल पाया। वैसे हैरी ने चलते चलते उसे बता दिया कि छुट्टियों से लौटने पर वो उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएगा। उसे पूरा यकीन नहीं था कि हरमाइनी ने उसकी बात सुनी भी थी या नहीं, क्योंकि उसी समय रॉन और लेवेंडर उसके पीछे बिना कुछ बोले शरीर के माध्यम से एक दूसरे से गुड बाय करने लगे थे। चाहे जो हो, हरमाइनी भी एक बात से इनकार नहीं कर पाएगी। मेलफॉय निश्चित रूप से कोई गलत काम कर रहा था और स्नेप यह बात जानते थे, इसलिए हैरी को यह कहने का हक था। मैंने तुमसे कहा था ना, जो वह रॉन से पहले ही कई बार कह चुका था। हैरी को मिस्टर वीजली से बात करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वे क्रिसमस के एक दिन पहले तक मंत्रालय में देर रात तक काम करते रहे थे। वीजली परिवार और उनके मेहमान लिविंग रूम में बैठे थे। जिनी ने इसे इतने शानदार तरीके से सजाया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बेहतरीन हॉल में बैठे हों। फ्रेड, जॉर्ज, हैरी और रॉन को ही मालूम था कि पेड़ की फुनगी पर बैठा देवदूत दरअसल बगीचे का एक बौना था। जब फ्रेड क्रिसमस डिनर के लिए गाजर उखाड़ने गया था, तो इस बौने ने उसे टखने पर काट लिया था। उस बौने को स्तब्ध करके उस पर सुनहरा पेंट कर दिया गया था। उसे एक छोटे टूटू में भर दिया गया था और उसकी पीठ से छोटे छोटे पंख चिपका दिए गए थे। बौना उन सभी की तरफ देख रहा था। हैरी ने आज तक इससे बदसूरत देवदूत नहीं देखा था, जिसका बड़ा गंजा सिर आलू जैसा था और जिसके पैर थोड़े बाल भरे थे। उन सभी को मिसेस वीजली की प्रिय गायिका सेलेस्टीना वारबेक का क्रिसमस प्रसारण सुनना था, जिसकी आवाज लकड़ी के बड़े रेडियो से निकल रही थी। फ्लर को सेलेस्टीना बहुत नीरस लग रही थी, इसलिए वह कोने में जोर जोर से बातें कर रही थी। इस वजह से मिसेस वीजली त्योरियां चढ़ाकर बार बार अपनी छड़ी वॉल्यूम कंट्रोल की तरफ कर रही थी, जिससे सेलेस्टीना की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। जब एक जैज गाना चल रहा था, कढ़ाई भर खौलता सशक्त प्रेम, तो फ्रेड और जॉर्ज जीनी के साथ एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलने लगे। रॉन बिल और फ्लर की तरफ चोरी से देखता रहा, जैसे उनसे प्रेम के पैतरे सीखना चाह रहा हो। इस दौरान रीमस ल्यूपिन, जो पहले से ज्यादा दुबले और फटेहाल दिख रहे थे, आग के पास बैठकर उसकी गहराइयों में घूर रहे थे, जैसे उन्हें सेलेस्टीना की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो। वाओ, और मेरी कढ़ाई हिलाओ, और अगर तुम ये काम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हारे लिए खौलता सशक्त प्रेम तैयार करूंगी, ताकि तुम आज रात को गर्म रह सको। जब हम 18 साल के थे तो इस गाने पर नाचे थे, मिसेस वीजली ने कहा और अपनी बुनाई पर अपनी आंखें पोंछी। तुम्हें याद है आर्थर? मिस्टर वीजली ने कहा, जिनका सिर उस संतरे के ऊपर झुका हुआ था जिसे वे छील रहे थे। ओह हाँ, बहुत बढ़िया धुन है। कोशिश करके वे थोड़े सीधे हुए और हैरी की तरफ देखा, जो उनके पास बैठा हुआ था। इसके बारे में अफसोस है, उन्होंने कहा और रेडियो की तरफ अपना सिर लहराया। जब सेलेस्टीना कोरस में गाने लगी, जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मंत्रालय में काफी व्यस्तता चल रही है? बहुत, मिस्टर वीजली ने कहा। अगर हम प्रगति कर रहे होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमने पिछले 2 महीनों में जो 3 गिरफ्तारियां की हैं, उनमें से मेरे हिसाब से एक भी असली प्राणभक्षी नहीं हो सकता। यह बात किसी से कहना मत हैरी, उन्होंने जल्दी से कहा और अचानक थोड़े ज्यादा जागृत नजर आने लगे। हैरी ने पूछा, तो फिर वे लोग इस टेंशन पाइप को छोड़ देंगे, है ना? मुझे नहीं लगता, मिस्टर वीजली ने कहा। मैं जानता हूँ कि डंबलडोर ने स्टैन के बारे में सीधे स्क्रीम की ओर से अपील करने की कोशिश की है। मेरा मतलब है, जिसने भी स्टैन से बात की है वो जानता है कि वह उतना ही प्राणभक्षी है जितना कि यह संतरा। लेकिन उच्च अधिकारी ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वे कुछ प्रगति कर रहे हैं। तुम तो जानते ही हो, 3 गिरफ्तारियां हमेशा सुनने में 3 गलत गिरफ्तारियों और रिहाई से ज्यादा अच्छी लगती है। एक बार फिर यह बहुत गोपनीय है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, हैरी ने कहा। वो एक पल के लिए झिझका और फिर सोचा कि जो बात वो कहना चाहता था वो किस तरह से कहे। जब उसने अपने विचारों को सिलसिलेवार जमाया तो सेलेस्टिना वारबेक ने एक नया गाना शुरू कर दिया। तुमने मेरा दिल मुझसे छीन लिया। मिस्टर वीजली, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने आपसे स्टेशन पर कुछ कहा था। मैंने जांच की थी हैरी, मिस्टर वीजली ने तत्काल कहा। मैंने जाकर मैल्फॉय के मकान की तलाशी ली थी। वहां ऐसा कुछ नहीं मिला, न तो टूटा हुआ न ही सही सलामत, जो वहां नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने दैनिक जादूगर में पढ़ा था कि आपने तलाशी ली थी, लेकिन यह थोड़ा अलग है, थोड़ा और है। फिर उसने मिस्टर वीजली को हर वह बात बता दी जो उसने मेलफॉय और स्नेप के बीच सुनी थी। जब हैरी बोल रहा था तो उसने देखा कि ल्यूपिन का सिर उसकी तरफ घूम गया था और वे उसका कहा हर शब्द सुन रहे थे। उसकी बात पूरी होने के बाद खामोशी छा गई, सिर्फ सेलेस्टीना की आवाज आ रही थी। ओह मेरे बेचारे दिल, तुम कहाँ चले गए? तुम मुझसे दूर चले गए हो जादू से, मिस्टर वीजली ने कहा। हैरी, क्या तुमने यह नहीं सोचा कि स्नेप सिर्फ मदद करने का नाटक कर रहे हो ताकि वे मेलफॉय के इरादे जान सके? हैरी ने जल्दी से कहा। हाँ, मैंने सोचा था कि आप यही कहेंगे, लेकिन इस बात का क्या सबूत है? सबूत खोजना हमारा काम नहीं है, ल्यूपिन ने अप्रत्याशित रूप से कहा। उन्होंने अब आग की तरफ अपनी पीठ कर ली थी और हैरी के सामने घूम चुके थे। यह काम डंबलडोर का है। डंबलडोर को सिविरियस पर भरोसा है और यह हम सब के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन, हैरी ने कहा, मान लीजिए डंबलडोर स्नेप के बारे में गलत हो। लोगों ने ये बात कई बार कही है। मुद्दे की बात यह है कि आपको डंबलडोर की निर्णय शक्ति पर भरोसा है या नहीं। मुझे है, इसलिए मुझे सीवरेज पर भी भरोसा है। लेकिन डंबलडोर से भी तो गलतियां हो सकती हैं, हैरी ने बहस की। उन्होंने ऐसा खुद कहा है। और आप, उसने ल्यूपिन से नजरें मिलाई। क्या आप स्नेप को सचमुच पसंद करते हैं? मैं सिविरियस को पसंद भी नहीं करता हूँ और नापसंद भी नहीं करता हूँ, ल्यूपिन ने कहा। नहीं हैरी, मैं सच बोल रहा हूँ, उन्होंने आगे कहा जब हैरी के चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। हम शायद कभी लंगोटिया यार तो नहीं बन पाएंगे, खासतौर पर जेम्स और सीरियस तथा सीवियस के बीच हुई घटनाओं के बाद। बहुत ज्यादा कटुता हो गई है। लेकिन मैं यह बात कभी नहीं भूलाऊं कि जब मैं हॉगवर्ट्स में पढ़ रहा था उस समय सीवियस ने हर महीने मेरे लिए बेहतरीन भेड़िया रोधक काढ़ा बनाया था ताकि मुझे उतना कष्ट न उठाना पड़े जितना कि मैं आमतौर पर पूर्णिमा के समय उठाता था, हैरी ने गुस्से से कहा। लेकिन उन्होंने संयोग से लोगों को यह भी तो बता दिया था कि आप नरभेड़िए हैं, जिस वजह से आपको हॉगवर्ट्स छोड़ना पड़ा। ल्यूपिन ने अपने कंधे उचका दिए। यह खबर वैसे भी फैल जाती। हम दोनों जानते हैं कि वह मेरा पद पाना चाहता था, लेकिन मेरे काढ़े में छेड़छाड़ करके वह मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। उसने मुझे स्वस्थ रखा और मैं कृतज्ञ हूँ। शायद काढ़े के साथ छेड़छाड़ करने की उनकी हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि डंबलडोर उन पर नजर रखे हुए थे। तुम स्नेप से नफरत करने पर आमादा हो हैरी, ल्यूपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। और मैं समझ सकता हूँ। जेम्स जैसे डैडी और सीरियस जैसे गॉडफादर के कारण तुम्हें एक पुराना पूर्वाग्रह विरासत में मिला है। जो बात तुमने आर्थर और मुझे बताई है वह तुम बेशक डंबलडोर को भी बता दो, लेकिन यह उम्मीद मत करना कि वे भी इस मामले में तुम्हारी तरह सोचेंगे। यह उम्मीद भी मत करना जब तुम उन्हें यह बात बताओगे तो वह हैरान होंगे। हो सकता है डंबलडोर के आदेश पर ही सीरियस ने ड्रेको से सवाल पूछे हों। और अब तुमने यह पूरी तरह तोड़ दिया है। मेहरबानी करके मुझे मेरा दिल लौटा दो। सेलेस्टिना ने अपना गाना बहुत लंबे और ऊंचे सुर के साथ खत्म किया। रेडियो में से तालियों की जोरदार आवाज आई और मिसेस वीजली भी जोश से तालियां बजाने लगी। यह खत्म हो गया, फ्लर ने जोर से कहा। भगवान का शुक्र है, कितना भयंकर था। तो अब ड्रिंक ले ले, मिस्टर वीजली ने खड़े होते हुए जोर से कहा। ड्रिंक कौन लेना चाहता है? जब मिस्टर वीजली ड्रिंक्स लेने के लिए गए और बाकी सभी लोग पसर कर बातचीत करने लगे तो हैरी ने ल्यूपिन से पूछा, पिछले कुछ समय से आप क्या कर रहे हैं?
ओह, मैं अंडरग्राउंड हूँ, ल्यूपिन ने कहा। सचमुच, इसलिए तो मैं तुम्हें चिट्ठियां नहीं लिख पाया हैरी। तुम्हें चिट्ठियां भेजने से मेरा भेद खुल जाता। आपका क्या मतलब है? मैं अपने साथियों, अपने जैसे लोगों के बीच रह रहा था, ल्यूपिन ने कहा। जब उन्होंने देखा कि हैरी समझ नहीं पाया तो वे आगे बोले। नरभेड़ियों के बीच लगभग सभी नरभेड़िए वोल्डेमॉर्ट की तरफ हैं। डंबलडोर जासूस चाहते थे और इस काम के लिए मुझसे ज्यादा उपयुक्त और कौन हो सकता था। उनकी आवाज में थोड़ी कटुता झलक रही थी। शायद उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था, क्योंकि आगे बोलते समय वे ज्यादा गर्मजोशी से मुस्कुराए। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। यह काम जरूरी है और इसे मुझसे अच्छी तरह से और कौन कर सकता है। बहरहाल नरभेड़ियों का विश्वास हासिल करना मुश्किल है। उन्हें यह साफ नजर आ जाता है कि मैंने जादूगरों के बीच रहने की कोशिश की है, जबकि वे सामान्य समाज से दूर हाशिए पर जिंदा है और खाने के लिए चोरी करते हैं और कई बार तो जान भी लेते हैं। वे वोल्डेमॉर्ट को पसंद क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि वोल्डेमॉर्ट के शासन में उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ल्यूपिन ने कहा। और जब तक ग्रेबेक वहां है तब तक इस बात पर बहस करना मुश्किल है। ग्रेबेक कौन है? तुमने उसका नाम नहीं सुना? ल्यूपिन के हाथ उनकी गोद में बंद थे। फेनेरिर ग्रेबेक शायद दुनिया का सबसे खूंखार नरभेड़िया है। उसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को काट कर प्रदूषण फैलाना है। वो इतने ज्यादा नरभेड़िए इसलिए बनाना चाहता है ताकि जादूगरों को जीता जा सके। वोल्डेमॉर्ट ने उसकी सेवाओं के बदले में उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया है। ग्रेबैक बच्चों के मामले में विशेषज्ञ है। वो कहता है उन्हें बचपन में ही काट लो, उन्हें उनके माता पिता से दूर बड़ा करो, उन्हें जादूगरों से नफरत करना सिखाओ। वोल्डेमॉर्ट लोगों को धमकी देता है कि वो ग्रेबैक से उनके बेटे बेटियों को कटवा देगा। इस धमकी का आमतौर पर अच्छा असर होता है। ल्यूपिन एक पल ठहरने के बाद बोले, ग्रेबैक ने ही मुझे काटा था। क्या? हैरी ने हैरानी से कहा। यानी जब आप छोटे थे तब? हाँ, मेरे पिता ने उसे नाराज कर दिया था। मैं बहुत लंबे समय तक उस नरभेड़िया का नाम नहीं जानता था जिसने मुझ पर हमला किया था। मुझे उस पर तरस भी आता था। मैं सोचता था कि उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि पूर्णिमा को रूप बदलने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन ग्रेबेक ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के समय वह अपने शिकारों के करीब आ जाता है ताकि वह उन पर फौरन हमला कर सके। वह इसकी पूरी योजना बनाता है और वोल्डेमॉर्ट इसी का इस्तेमाल नरभेड़िया के मुखिया के रूप में कर रहा है। मैं यह नाटक नहीं कर सकता कि ग्रेबेक के मुकाबले मेरे तर्क ज्यादा सफल हो रहे हैं, जो इस बात पर जोर देता है कि हम नरभेड़िए खून के हकदार हैं और हमें सामान्य लोगों से प्रतिशोध लेना चाहिए। लेकिन आप भी तो सामान्य हैं, हैरी ने आवेश में कहा। आपके साथ तो बस एक 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 छोटी सी समस्या है। ल्यूपिन हंसने लगे। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे जेम्स की बड़ी याद आती है। वह सबके सामने इसे मेरी बालों वाली छोटी समस्या कहा करता था। उसकी बात सुनकर कई लोगों को यह लगता था कि मैं किसी बदमिजाज खरगोश का मालिक हूँ। उन्होंने धन्यवाद देते हुए मिस्टर वीजली से ड्रिंक का गिलास ले लिया और थोड़े ज्यादा खुश मिजाज दिखने लगे। इस दौरान हैरी को रोमांच की बाढ़ सी महसूस हुई। अपने पिता के जिक्र से उसे याद आया कि वह ल्यूपिन से कुछ पूछना चाहता था। क्या आपने कभी किसी हाफ ब्लड प्रिंस के बारे में कुछ सुना है? हाफ ब्लड क्या? प्रिंस, हैरी ने कहा और उन्हें गौर से देखने लगा। जादूगरों में राजकुमार नहीं होते हैं हैरी, ल्यूपिन ने कहा, जो अब मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम अपना यह नाम रखने का सोच रहे हो? मेरे ख्याल से तो चुनिंदा जादूगर काफी होना चाहिए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, हैरी ने गुस्से से कहा। हाफ ब्लड प्रिंस हॉगवर्ट्स में था। मेरे पास उसकी पुरानी काढ़ों की किताब है। उसमें हर तरफ मंत्र लिखे हुए हैं जिन्हें उसने खोजा था। उनमें से एक आकाशगामी था। ओह, वह मंत्र तो हमारे जमाने में हॉगवर्ट्स में फैशन में था, ल्यूपिन ने याद करते हुए कहा। जब मैं 5th ईयर में था तो कुछ महीने ऐसे गुजरे जब कोई टकनों के बल हवा में लटके बिना ज्यादा दूर नहीं चल सकता था। मेरे डैडी इसका इस्तेमाल करते थे, हैरी ने कहा। मैंने उन्हें स्मृति पात्र में स्नेप पर इसका इस्तेमाल करते देखा था। उसने सामान्य दिखने की कोशिश की, जैसे इस टिप्पणी का कोई महत्व ना हो, लेकिन उसे यकीन था कि उसने सही प्रभाव डाला था। ल्यूपिन की मुस्कुराहट में समझ का एक एहसास झलक रहा था। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन वे अकेले नहीं थे। जैसा मैंने कहा, यह मंत्र बहुत लोकप्रिय था। तुम तो जानते ही हो कि मंत्र फैशन में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका आविष्कार तभी हुआ होगा जब आप लोग स्कूल में थे, हैरी ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा। जरूरी नहीं है, ल्यूपिन ने कहा। मंत्र भी बाकी चीजों की तरफ फैशन में आते जाते रहते हैं। उन्होंने हैरी के चेहरे की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, हैरी, जेम्स शुद्ध खून का था और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उसने हमसे यह कभी नहीं कहा कि हम उसे प्रिंस कहकर बुलाएं। अब नाटक छोड़कर हैरी ने पूछा, और सीरियस भी नहीं था या आप? निश्चित रूप से नहीं। ओह, हैरी ने आग में घूरा। मैंने तो बस सोचा था। देखिए, उस प्रिंस ने काढ़े की क्लास में मेरी बहुत मदद की है। हैरी, यह पुस्तक कितनी पुरानी है? क्या पता, मैंने जांच करके नहीं देखा, ल्यूपिन ने कहा।
शायद इससे तुम्हें अंदाज लग जाएगा कि यह प्रिंस हॉगवर्ट्स में कब था। इसके कुछ ही समय बाद फ्लर ने सेलेस्टिना के गाने की नकल करने का फैसला किया। कढ़ाई भरकर खोलता सशक्त प्रेम। मिसेस वीजली के चेहरे पर यह स्पष्ट भाव था कि अब सभी को सोने चले जाना चाहिए। हैरी और रॉन अटारी वाले बेडरूम में पहुंच गए, जहां हैरी के लिए पलंग लग चुका था। रॉन लगभग तुरंत सो गया, लेकिन हैरी ने सोने से पहले अपने संदूक में हाथ डालकर उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक निकाली। उसने इसके पन्ने पलटे और खोजता रहा। आखिर उसे पुस्तक के सामने की तरफ इसके प्रकाशन की तारीख दिखी। यह लगभग 50 साल पुरानी थी। 50 साल पहले न तो उसके पिता न ही उसके पिता के दोस्त हॉगवर्ट्स में थे। थोड़ी निराशा महसूस करते हुए हैरी ने पुस्तक अपने संदूक में फेंक दी और बत्ती बुझाकर लेट गया। वो नर भेड़िया और स्नेप, स्टैंशन पाइक और हाफ ब्लड प्रिंस के बारे में सोच रहा था। आखिरकार वह एक असहज नींद में सो गया, जिसमें रेंगती हुई छायाएं और घायल बच्चों की चीखें भरी हुई थी। वह मजाक कर रही होगी। हैरी अचानक चौंक कर जाग गया और उसे अपने पलंग के सिरे पर एक उभरा मोजा पड़ा दिखा। उसने अपना चश्मा उतार कर लगाया और चारों तरफ देखने लगा। छोटी खिड़की अब बर्फ से लगभग पूरी ढक चुकी थी और उसके सामने रॉन पलंग पर बिल्कुल तनकर बैठा था तथा सोने की एक मोटी चेन को देख रहा था। यह क्या है? हैरी ने पूछा। यह लेवेंडर ने भेजी है, रॉन ने चिढ़ भरी आवाज में कहा। वह यह कैसे सोच सकती है कि मैं इसे पहनूंगा? हैरी ने ज्यादा गौर से देखा और फिर उसके मुंह से हंसी छूट पड़ी। चेन में एक लॉकेट लटक रहा था, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे दिलबर। अच्छी है, उसने कहा। बहुत अच्छी है। तुम्हें निश्चित रूप से इसे फ्रेड और जॉर्ज के सामने पहनना चाहिए। अगर तुमने उन्हें बताया, रॉन ने चेन को अपने तकिए के नीचे छिपाते हुए कहा, तो मैं हकलाने लगूंगा। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने सोच कैसे लिया कि मैं ऐसी चीज पसंद कर सकता हूँ? रॉन ने पूछा। वह थोड़े सदमे में दिख रहा था। अच्छा, जरा सोचो, हैरी ने कहा। क्या तुमने उससे कभी कहा है कि तुम अपने गले में मेरे दिलबर नाम का पट्टा डालकर घूमना चाहते हो? देखो, हम दरअसल ज्यादा बात नहीं करते हैं, रॉन बोला। हम तो बस ज्यादातर समय चुम्मा चाटी करते हैं, हैरी ने कहा। हाँ, रॉन ने कहा। वो एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, क्या हरमाइनी सचमुच मैगलिगन के साथ घूम फिर रही है? क्या पता, हैरी ने कहा। वे दोनों एक साथ स्लगहॉर्न की पार्टी में गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका अनुभव ज्यादा अच्छा रहा था। जब हैरी ने अपने तोहफे को खोलना शुरू किया तो रॉन थोड़ा ज्यादा खुश दिख रहा था। हैरी के तोहफों में एक स्वेटर था, जिसमें सामने की तरफ एक बड़ी सुनहरी गेंद बनी थी। उसे मिसेस वीजली ने हाथ से बुना था। वीजली जादूगरी दुकान के प्रोडक्ट्स का एक बड़ा बॉक्स भी था, जो जुड़वा भाइयों ने दिया था। इसके अलावा एक थोड़ा गीला, सीलन भरी गंध वाला पैकेट भी आया था, जिस पर लेबल लगा था, मालिक को क्रीचर की तरफ से। हैरी ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इसे खोलना सुरक्षित होगा? कोई खतरनाक चीज तो नहीं हो सकती। मंत्रालय में हमारी सारी डाक की जांच होती है, रॉन ने जवाब दिया। हालांकि वो भी पार्सल को शंका से देख रहा था। क्रीचर को कोई चीज देने का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्या लोग आमतौर पर अपने घरेलू जिन्नों को क्रिसमस पर तोहफे देते हैं? हैरी ने पूछा और पार्सल को सावधानी से कुरेदा। हरमाइनी तो जरूर देती, रॉन बोला। लेकिन ठहरो, तुम अपराधी महसूस करो इससे पहले इसे खोलकर देख तो लो, इसमें क्या है। एक पल बाद हैरी जोर से चीखा और अपने पलंग से नीचे कूद गया। पैकेट में बहुत सारे कीड़े थे। अच्छा है, रॉन ने हंसी का ठहाका लगाते हुए कहा। बहुत सोच समझ कर तोहफा दिया है। उस चेन से तो ज्यादा ही अच्छा है, हैरी ने कहा, जिससे रॉन तत्काल गंभीर हो गया। क्रिसमस लंच के समय सभी लोग नए स्वेटर पहने थे, सिर्फ फ्लर ही नया स्वेटर नहीं पहनी थी। ऐसा लग रहा था मिसेस वीजली उस पर नया स्वेटर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मिसेस वीजली ने भी नया स्वेटर नहीं पहना था। वे जादूगरों का नया नीला हैट पहने थी, जिसमें सितारों जैसे छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। इसके अलावा वे सोने का एक शानदार हार भी पहनी हुई थी। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे दिए हैं, कितने सुंदर है ना? हम अपने मोजे खुद धो रहे हैं, इसलिए अब हम आपकी ज्यादा कद्र करने लगे हैं, जॉर्ज ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा। रीमस, पारस्निप्स लोगे? हैरी, तुम्हारे बालों में कीड़ा है, जिनी ने चहकते हुए कहा और टेबल के पार झुककर उसे हटा दिया। हैरी की गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए, जिनका कीड़े से कोई लेना देना नहीं था। कितना भयंकर है, फ्लर ने थोड़ा कांपते हुए कहा। हाँ, है ना, रॉन ने कहा। ग्रेवी लोगी फ्लर? फ्लर की मदद करने के जोश में उसके हाथ से ग्रेवी की कढ़ाई को धक्का लग गया, जिससे ग्रेवी हवा में उड़ गई। बिल ने अपनी छड़ी लहराई और ग्रेवी उड़कर वापस कढ़ाई में आ गई। तुम तो टोंक्स जितने ही बुरे हो, फ्लर ने रॉन से कहा, जब उसने धन्यवाद में बिल को चूमना खत्म कर दिया। वो हमेशा चीजें गिराती रहती है। मैंने प्यारी टोंक्स को आज बुलाया था,
मिसेस वीजली ने गाजरों को अनावश्यक तेजी से पटकते हुए और फ्लर को गुस्से से घूरते हुए कहा। लेकिन वो नहीं आ पाई। क्या तुम्हारी उससे बात हुई, रीमस? नहीं, मैं इस वक्त किसी से ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ, ल्यूपिन ने कहा। लेकिन टोक्स अपने परिवार के साथ होगी, है ना? मिसेस वीजली ने कहा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वह क्रिसमस पर अकेली ही रहना चाहती थी। उन्होंने ल्यूपिन को चिढ़कर देखा, जैसे यह उन्हीं की गलती हो कि उन्हें टोंक्स के बजाय फ्लर जैसी बहू मिल रही थी। लेकिन हैरी ने फ्लर की तरफ देखा, जो अब बिल को अपने कांटों से टर्की के टुकड़े खिला रही थी। उसने सोचा कि मिसेस वीजली एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें उनकी हार तय है। बहरहाल उसे टोंक्स के बारे में एक सवाल याद आ गया, और ल्यूपिन से ज्यादा अच्छी तरह इसका जवाब कौन दे सकता था, जो पितृदेव के बारे में सब कुछ जानते थे। टोंक्स के पितृदेव ने रूप बदल लिया है, उसने उनसे कहा। स्नेप ने ऐसा कहा था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पितृदेव ने रूप क्यों बदल लिया? ल्यूपिन ने अपनी टर्की चबाने और निगलने का समय लिया, फिर धीरे से बोले। कई बार बड़ा हादसा, बड़ा सदमा, भावनात्मक उथल पुथल। ये बड़ा दिख रहा था। इसके 4 पैर थे, हैरी ने कहा। फिर उसके मन में अचानक एक विचार आया और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं? आर्थर, मिसेस वीजली ने अचानक कहा। वे अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। उनका हाथ उनके दिल पर था और वे किचन की खिड़की से बाहर एकटक देख रही थी। आर्थर, पर्सी आया है। क्या? मिस्टर वीजली ने पलट कर देखा। सभी जल्दी से खिड़की की तरफ देखने लगे। जिनी अच्छी तरह देखने के लिए खड़ी हो गई। सचमुच वहां पर पर्सी वीजली था, जो बर्फ भरे अहाते में कदम बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसका सीकटे फ्रेम वाला चश्मा धूप में चमक रहा था। बहरहाल वह अकेला नहीं था। आर्थर, उसके साथ, हे भगवान, उसके साथ मंत्री जी हैं। और सचमुच जिस आदमी की फोटो हैरी ने दैनिक जादूगर में देखी थी, वो पर्सी के साथ चला आ रहा था। वे थोड़े लंगड़ा रहे थे। उनके सफेद होते बाल झूल रहे थे। उनके काले चोगे पर बर्फ के कण लगे थे। इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ और कह पाता, मिस्टर और मिसेस वीजली स्तब्ध नजरे से एक दूसरे को देखने से ज्यादा कुछ कर पाते। पीछे दरवाजा खुल गया और वहां पर पर्सी खड़ा हुआ था। एक पल के लिए दर्दनाक खामोशी छा गई। फिर पर्सी अजीब आवाज में बोला, मम्मी, क्रिसमस की शुभकामनाएं। ओ पर्सी, मिसेस वीजली ने उसे गले लगाते हुए कहा। रूफस स्क्रीमग्योर दरवाजे की चौखट पर ही खड़े रहे। वे अपनी चलने वाली छड़ी पर टिके हुए थे और इस भावनात्मक दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपको बिना अनुमति के चले आने के लिए मुझे माफ करना होगा, उन्होंने कहा। जब मिसेस वीजली ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पोंछी। पर्सी और मैं काम के सिलसिले में यहाँ से गुजर रहे थे और उसके मन में अपने परिवार से मिलने की प्रबल इच्छा हुई। लेकिन पर्सी ने परिवार के बाकी किसी सदस्य से मिलने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। वह एकदम सीधा था और अजीब सा दिखता हुआ खड़ा रहा और बाकी सभी के सिरों के ऊपर से घूरता रहा। मिस्टर वीजली, फ्रेड और जॉर्ज पथरीले चेहरों के साथ उसे देख रहे थे। अंदर आइए, बैठिए मंत्री जी, मिसेस वीजली हड़बड़ाकर अपने हैट को सीधा करते हुए बोली। थोड़ी टर्की या वाइन ले, मेरा मतलब है, स्क्रिमग्योर ने कहा। नहीं नहीं मॉली। हैरी ने अंदाजा लगा लिया था कि मकान में दाखिल होने से पहले उन्होंने पर्सी से उसकी माँ का नाम पूछ लिया होगा। मैं बीच में दखल नहीं देना चाहता। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आया होता अगर पर्सी इतनी बुरी तरह आप सभी से नहीं मिलना चाहता। ओ पर्सी, मिसेस वीजली ने आंसू भरी आंखों से कहा और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए आए हैं, इसलिए मैं बाहर अहाते में घूमता हूँ जब तक आप पर्सी से बातचीत कर ले। नहीं नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं बीच में दखल नहीं देना चाहता। अच्छा, अगर कोई मुझे आपका सुंदर बगीचा दिखाना चाहे। ओह, उस लड़के का खाना खत्म हो चुका है। क्या वो मुझे बगीचा दिखाने ले जा सकता है? टेबल का माहौल अचानक बदल गया। सभी स्क्रिमग्योर से पलटकर हैरी की तरफ देखने लगे। लगता था कोई भी स्क्रिमग्योर के इस बहाने को मानने को तैयार नहीं था कि वे हैरी का नाम नहीं जानते थे या मंत्री जी का बगीचा घुमाने का उनका यह चुनाव महज संयोग था, क्योंकि जिन्नी, फ्लर और जॉर्ज भी अपनी प्लेटें साफ कर चुके थे। हाँ ठीक है, हैरी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। वह मूर्ख नहीं बना था। वह स्क्रिमग्योर के बहाने को समझ गया था। वह जानता था कि वे काम के सिलसिले में इस इलाके से नहीं गुजर रहे थे। वह जानता था कि पर्सी अपने परिवार से नहीं मिलना चाहता था। वे तो शायद वहां इसलिए आए थे ताकि स्क्रिमग्योर हैरी से अकेले में बातचीत कर सके। ठीक है, उसने ल्यूपिन के पास से गुजरते समय धीरे से कहा, जो अपनी कुर्सी से आधे उठ गए थे। जब मिस्टर वीजली ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तब भी वह बोला, ठीक है। बहुत बढ़िया, स्क्रिमग्योर ने कहा और पीछे हटकर हैरी को दरवाजे से अपने आगे निकालने लगे। हम बस आपके बगीचे का एक चक्कर लगा कर आते हैं। इसके बाद पर्सी और मैं चले जाएंगे। आप लोग अपना काम चालू रखें।
हैरी अहाते के पार वीजली परिवार के बर्फ से ढके बगीचे की तरफ चल दिया। स्क्रीमग्योर उसकी बगल में थोड़े लंगड़ा कर चल रहे थे। हैरी जानता था कि वे इससे पहले ऑरर कार्यालय के प्रमुख थे। वे सख्त दिख रहे थे और उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। वे हैट पहने मोटे फज से बहुत अलग थे। बहुत बढ़िया। स्क्रीमग्योर ने बगीचे की फेंस पर रुकते हुए और बर्फ भरे लॉन तथा पहचान में न आने वाले पौधों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया। हैरी कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि स्क्रीमग्योर उसे देख रहे थे। मैं तुमसे काफी समय से मिलना चाहता था, स्क्रीमग्योर ने कुछ पल बाद कहा। क्या तुम ये बात जानते हो? नहीं, हैरी ने सच कह दिया। ओह हाँ, काफी समय से, लेकिन डंबलडोर तुम्हें बहुत संभाल कर रख रहे थे, स्क्रीमग्योर ने कहा। निश्चित रूप से यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुमने इतना कुछ झेला है, खासकर मंत्रालय में हुई घटना के बाद। उन्होंने हैरी से कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन जब हैरी कुछ नहीं बोला तो वे आगे बोलने लगे। मैं जब से मंत्री बना हूं तभी से तुमसे बात करने का मौका तलाश रहा था, लेकिन डंबलडोर ने, जैसा कि मैंने कहा, वह समझदारी से इसका मौका नहीं दिया। अब भी हैरी कुछ नहीं बोला, बल्कि इंतजार करता रहा। चारों तरफ अफवाहें उड़ रही हैं, स्क्रीमग्योर ने कहा। ओह, जाहिर है, हम दोनों जानते हैं कि खबर किस तरह से विकृत होती है। किसी भविष्यवाणी के बारे में कानाफूसी हो रही है, तुम्हारे चुनिंदा जादूगर होने की अफवाहें। हैरी ने सोचा कि अब वे उस बात के करीब आ रहे थे जिसके कारण स्क्रीमग्योर यहाँ आए थे। मुझे लगता है कि डंबलडोर ने तुमसे बातें की होंगी। हैरी ने सोचा कि उसे झूठ बोलना चाहिए या सच। उसने क्यारियों में चारों तरफ बौनों के पैरों के निशान देखे और वह जगह भी देखी जहां फ्रेड ने उस बौने को पकड़ा था, जो अब क्रिसमस ट्री की फुनगी पर टूटू पहने था। आखिरकार उसने सच बोलने का फैसला किया, या थोड़ा सा सच। हाँ, हमने इस बारे में बातचीत की है। अच्छा, स्क्रीमग्योर ने कहा। हैरी कनखियों से देख सकता था कि स्क्रीमग्योर उसकी तरफ देख रहे थे, इसलिए उसने एक बौने में बहुत दिलचस्पी लेने का नाटक किया, जिसने अभी अभी अपना सिर जमी हुई झाड़ी के नीचे से बाहर निकाला था। और जाहिर है, डंबलडोर ने तुम्हें क्या बताया? माफ कीजिए, लेकिन वो हमारे बीच की बात है, हैरी ने कहा। उसने अपनी आवाज को जितना हो सकता था खुशनुमा बनाने की कोशिश की। स्क्रीमग्योर ने भी हल्के फुल्के और दोस्ताना अंदाज में कहा। ओह, जाहिर है, अगर ये गोपनीयता का मामला है तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे बताओ। नहीं नहीं, और दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चुनिंदा जादूगर हो या नहीं। हैरी को इसका जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक इस पर विचार करना पड़ा। मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं मंत्री जी? देखो, जाहिर है तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, स्क्रीमग्योर ने हंसते हुए कहा। लेकिन जादूगर समुदाय के लिए यह विश्वास का मामला है ना? लोग किस चीज पर यकीन करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हैरी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि उसे हल्का हल्का समझ आ रहा था कि वे किस ओर जा रहे थे, लेकिन वह वहां पहुंचने में स्क्रीमग्योर की मदद नहीं करने वाला था। झाड़ी के नीचे वाला बौना अब इसकी जड़ों को खोद रहा था और कीड़ों की तलाश कर रहा था। हैरी ने अपनी आंखें उसी बौने पर जमाए रखी। देखो, लोग मानते हैं कि तुम चुनिंदा जादूगर हो, स्क्रीमग्योर ने कहा। वे तुम्हें हीरो मानते हैं, जो कि जाहिर है कि तुम हो हैरी, भले ही तुम चुनिंदा जादूगर हो या ना हो। अब तक तुम कितनी बार तुम जानते हो कौन का सामना कर चुके हो। फिर जवाब के इंतजार किए बिना वे आगे बोले। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ज्यादातर लोगों के लिए आशा का प्रतीक हो हैरी। लोगों का मनोबल इस विचार से बढ़ जाता है कि कोई है जो तुम जानते हो कौन को नष्ट कर सकता है, जिसकी किस्मत में यही लिखा है। और मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता हूँ कि जब तुम्हें एहसास हो जाएगा तो तुम्हें यह अपना कर्तव्य लगेगा कि तुम मंत्रालय का साथ देकर सबका मनोबल बढ़ाओ। बौना अभी अभी एक कीड़े को पकड़ने में सफल हो गया था। वह अब उसे बहुत कसकर खींच रहा था और जमी हुई जमीन से निकालने की कोशिश कर रहा था। हैरी इतनी देर तक खामोश रहा कि स्क्रीमग्योर ने भी बौने की तरफ देखते हुए कहा, अजीब छोटे प्राणी है ना? तो तुम क्या कहते हो हैरी? मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि अब क्या चाहते हैं, हैरी ने धीरे से कहा। मंत्रालय का साथ देकर उसका मनोबल बढ़ाओ से आपका क्या मतलब है? ओह, देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, यह ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, स्क्रीमग्योर ने कहा। अगर तुम समय समय पर मंत्रालय में आते जाते रहोगे तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जाहिर है वहां पर तुम्हें गेवेन रोबोट से बातचीत करने का काफी मौका मिलेगा, जो मेरे बाद ऑरर कार्यालय के प्रमुख हैं। डेलोरेस अम्ब्रिज ने मुझे बताया है कि तुम ऑरर बनना चाहते हो। यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। हैरी के पेट में गुस्सा उबलने लगा। तो डेलोरेस अम्ब्रिज अब भी मंत्रालय में थी? तो कुल मिलाकर, उसने कहा, जैसे वो कुछ मुद्दे साफ कर लेना चाहता हो, आप जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते कि मैं मंत्रालय के लिए काम कर रहा हूँ। हैरी, तुम्हारे जुड़ने से सभी का मनोबल बढ़ेगा, स्क्रीमग्योर ने कहा, और इस बात पर राहत में दिखने लगे कि हैरी जल्दी ही समझ गया था। चुनिंदा जादूगर, इससे लोगों के मन में उम्मीद रहेगी। वे सोचेंगे कि रोमांचक चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं मंत्रालय में आता जाता रहूंगा, हैरी ने कहा। वह अब भी अपनी आवाज को दोस्ताना बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। तो क्या इससे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मंत्रालय के कामों से खुश हूँ? देखो, स्क्रीमग्योर ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। हाँ, कुछ हद तक, इसीलिए हम यह चाहते हैं।
नहीं, मुझे लगता है कि यह नहीं चलेगा, हैरी ने खुशी से कहा। देखिए, मैं मंत्रालय के कुछ कामों को पसंद नहीं करता हूँ, जैसे स्टेंशन पाइप को कैद करना। स्क्रिमग्योर एक पल के लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे का भाव तत्काल सख्त हो गया। मुझे उम्मीद थी कि तुम नहीं समझोगे, उन्होंने कहा, और वे अपनी आवाज से गुस्से को दूर रखने में उतने कामयाब नहीं हुए जितना हैरी हुआ था। यह खतरनाक समय है और कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। तुम 16 साल के हो। डंबलडोर तो 16 साल से बहुत ज्यादा बड़े हैं और वे भी नहीं सोचते कि स्टैन को अज़्काबान में रहना चाहिए, हैरी ने कहा। आप स्टैन को बलि का बकरा बना रहे हैं, जिस तरह आप मुझे अपना शुभंकर बनाना चाहते हैं। उन्होंने लंबी और कठोर निगाह से एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार स्क्रिमग्योर ने कहा, जिसमें गर्मजोशी का जरा भी नाटक नहीं था। मैं समझ गया, तुम अपने हीरो डंबलडोर की तरह ही मंत्रालय से अलग रहना चाहते हो, हैरी ने कहा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरा इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग कहेंगे यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मंत्रालय को अपना इस्तेमाल करने दो। हाँ, और दूसरे लोग यह कह सकते हैं कि यह आपका कर्तव्य है कि आप जेल में डालने से पहले यह जांच करें कि लोग सचमुच प्राणभक्षी हैं या नहीं, हैरी ने कहा, जिसका गुस्सा अब बढ़ रहा था। आप वही कर रहे हो जो बार्टी क्राउच ने किया था। आप लोग इस बात को सही तरीके से समझ ही नहीं रहे हैं, या तो फज होते हैं जो ये नाटक करते हैं कि हर चीज ठीक है, जबकि उनकी नाक के नीचे लोगों की हत्याएं हो रही थी। फिर हमें आप मिलते हैं जो गलत लोगों को जेल में डाल देते हैं और यह नाटक करने की कोशिश करते हैं कि चुनिंदा जादूगर आपके लिए काम कर रहा है। तो तुम चुनिंदा जादूगर नहीं हो, स्क्रिमग्योर ने कहा। आप ही ने तो कहा था कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हैरी ने कटुता से हंसते हुए कहा। कम से कम आपको नहीं पड़ता, स्क्रिमग्योर ने जल्दी से कहा। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, यह मेरी भूल थी। नहीं, यह सच था, हैरी ने कहा। आपने आज इससे ज्यादा सच्ची बात नहीं कही है। आपको मेरे जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। आपको तो बस इस बात की परवाह है कि मैं जनसाधारण को यह विश्वास दिलाने में आपकी मदद करूं कि आप वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ युद्ध जीत रहे हैं। मैं भूला नहीं हूँ, मंत्री जी। उसने अपनी दाई मुट्ठी उठाई। उसके ठंडे हाथ के पीछे वे निशान सफेद चमक रहे थे, जहाँ डेलोरेस अम्ब्रिज ने उसे अपने ही मांस पर लिखने के लिए विवश किया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं सबको वोल्डेमॉर्ट की वापसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, तब आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आए थे। पिछले साल मंत्रालय मुझसे दोस्ती करने के लिए उतना उतावला नहीं था। वे खामोशी से खड़े रहे, जो उतनी ही बर्फीली थी जितनी की उनके पैरों के नीचे की जमीन। बौना आखिरकार अपने कीड़े को निकालने में कामयाब हो गया था और अब झाड़ी की सबसे नीची वाली शाखा से टिककर उसे खुशी से चूस रहा था। डंबलडोर के इरादे क्या हैं? स्क्रिमग्योर ने पूछा। जब वे हॉगवर्ट्स से गायब होते हैं तो वे कहाँ जाते हैं? पता नहीं, हैरी ने कहा। और अगर तुम्हें पता भी होता तब भी तुम मुझे नहीं बताते, है ना? स्क्रिमग्योर ने पूछा। हैरी बोला, नहीं, मैं नहीं बताता। अच्छा, तो मुझे दूसरे तरीके से इसका पता लगाना होगा। आप कोशिश कर सकते हैं, हैरी ने उदासीनता से कहा, लेकिन आप फर्स्ट से ज्यादा चतुर दिखते हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि आपने उनकी गलतियों से सबक सीखा होगा। उन्होंने हॉगवर्ट्स में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। आपका ध्यान इस तरफ गया होगा कि आज वे मंत्री नहीं है, लेकिन डंबलडोर आज भी हेडमास्टर हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो डंबलडोर के मामले में दखल नहीं देता। एक लंबी खामोशी छाई रही। अच्छा, तो अब मैं समझ गया हूँ कि उन्होंने तुम पर बहुत अच्छा काम किया है, स्क्रिमग्योर ने कहा, और तार के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उनकी आंखें ठंडी और सख्त थी। पॉटर, तुम डंबलडोर के सच्चे शागिर्द हो, है ना? हाँ, मैं हूँ, हैरी ने कहा। मुझे खुशी हुई कि आप ये बात समझ गए। फिर वह जादू मंत्री की तरफ पीठ घुमाकर घर की तरफ बढ़ने लगा।